नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये भारतीय एकता या भारतीयता आधारित एकता और भारतीयता आधारित सद्भाव और भारतीयता आधारित बंधुत्व, भारतीयता आधारित इखलाक मोहब्बत इत्यादि जो है, कुछ लोग उपहास में, कुछ लोग माने जान कुछ उपहास में इसको हल्के रूप में ले सकते हैं, लेकिन यह इस देश के लिए कितना जरूरी है लोग इसको महसूस करते होंगे और मौके बमौके वो लोग कहते भी हैं। आज उसी काम को भारतीय अवाम ताकत दल उसका बीड़ा उठाया है। जो हमारे समाज, भारतीय समाज की संरचना है, जातिवाद सदियों से जो है वो एक आदत ये बना रखी है, संप्रदायवाद भी, सांप्रदायिकता भी और फिर जो है इधर 70-80 सालों से भाषावाद, फिर इसके बाद प्रांतवाद इत्यादि, क्योंकि भाषा के आधार पर जो प्रांत बने तो प्रांतवाद, ये हमारी जो है भारतीय एकता के एंटीथेटिकल हैं, शत्रु हैं। भारतीय एकता को लाने के लिए इस तरह की जो है वो जातिवाद हुआ, संप्रदायवाद हुआ, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद, इनको समाप्त करके भारतीय एकता स्थापित करनी है। ये तो अनुमान, एक सहज अनुमान वो लगा सकते हैं कि जो हमारे भारतीय समाज के लोगों की जो कुछ माने जो आदतें हैं, उनके अनुसार जो है ये काम बहुत ही कठिन, बहुत ही बड़ा है। और भारतीय जनता ताकत दल और मैं स्वयं इसमें विश्वास करते हैं कि काम चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि वो देश के हित में है तो उसको ही वो उठाना पड़ेगा। क्योंकि इसके लिए, इसके पहले भी बताया गया है कि जो कार्य और जो उद्देश्य जो है वो देश हित का हो और उस प्रकार जो कार्य, जो उद्देश्य जो है जनहित का हो, लोगों की भलाई का हो, वह कार्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, वही कार्य करना जरूरी है, करना चाहिए, क्योंकि सरल काम तो सभी करते हैं। ये हमारे किसी महापुरुष की शिक्षा है और वो शिक्षा बहुत ही हमारे
जो हमारे देश का जो परिदृश्य है, जो नज़ारा है, जो सिनेरियो है, उस पर जो है हूबहू लागू होता है। तो उसी काम को साधने के लिए भारतीय आवाम ताकत दल ये काम ठाना है। कुछ लोग शिकायत कर सकते हैं या कह सकते हैं कि भारतीय आवाम ताकत दल कभी लोगों की समस्याओं के विषय में बहुत कम कहता है। जरा इसको समझने की कोशिश करिए कि भारतीय आवाम ताकत दल लोगों की समस्याएं, हमारे भारतीय भाई बहनों की समस्याएं, उनकी सेवा, देश की सेवा, देश को संगठित करना, देश का संचालन और सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, ये सारे जो मुद्दे हैं उसके लिए ये यूट्यूब न तो उपयुक्त होगा और न तो पर्याप्त होगा कि किस तरह का शासन हम इस मुल्क को देंगे। लेकिन उसकी एक रूपरेखा भारतीय आवाम ताकत दल ने दी है कि हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो पद्धति की बात जो कहे थे, कब कहे थे? 1941 में। और 1941 में कब कहे थे कि जब किसी ने उनसे साक्षात्कार किया और एक सवाल कर दिया कि नेताजी ये बताइए कि मान लीजिए आपको आज़ादी मिल जाती है तो किस तरह के शासन आप पसंद करेंगे। उसका मतलब था कि डेमोक्रेसी लाएंगे, क्या लाएंगे। नेताजी बहुत बेबाकी से उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा कि हमने एक आह्वान दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुमको आज़ादी दूंगा। ये बहुत बड़ा संदेश था और बहुत इसका जो आशय है, इसका जो मतलब है, बहुत ही दुर्गामी यह है कि पहले हमारे देश के लोग कुर्बानी यानी त्याग, कुर्बानी के लिए मानसिक रूप से पहले तैयार हों। ये बहुत आवश्यक है। आज उसका बहुत अभाव उस वक्त भी था। तो पहले हमारे देश के लोग कुर्बानी के लिए जो है वो मानसिक रूप से तैयार हों, तभी जाकर के वो आज़ादी पाने के लिए नैतिक रूप से हकदार बन सकते हैं। इतनी ऊंची बात उसमें छिपी हुई है और इसी का वो पैगाम था। तो उनका ये कहना था कि अभी हमने अपनी आवाम को ये आह्वान दिया है। मैंने उन्हें समझता कि ये आवाम पूरी जनता में ये फैला हुआ है और जनता इस कदर वो तैयार है। तो हमको तो नहीं लगता कि आज़ादी वो मिलने वाली है निकट भविष्य में। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि यदि आज़ादी कुछ परिस्थितियों के कारण, परिस्थितिवश, कुछ और भी समीकरण के कारण यदि आज़ादी सामने आके खड़ी हो गई या सर पर बैठ गई, तो हम जो है 25 से 30 साल तक तानाशाही चाहेंगे और उसके बाद ये मुल्क जैसी भी पद्धति लाना चाहे, डेमोक्रेसी लाना चाहे, मोनार्की लाना चाहे, कोई भी करेंसी लाना चाहे वो ला सकता है। लेकिन 25 से 30 साल तक वो तानाशाही बिल्कुल बेबाकी से कहते। तो उनकी तानाशाही का मतलब, अब तो चूंकि लोकतंत्र का ज़माना है, तानाशाही तो मुमकिन नहीं है, लेकिन सख्ती और अनुशासन। भारतीय आवाम ताकत दल ने इसमें उसको पूरा करने के लिए, इसको सप्लीमेंट करने के लिए हमारे आदरणीय और सम्माननीय सम्राट औरंगजेब की भी पद्धति का, शासन पद्धति का से भी कुछ प्रेरणा लेते हुए उन्हें सख्ती, अनुशासन और नियम पालन और नियम कानून पालन, इन्हीं दोनों की प्रेरणा से
ये शासन पद्धति जो है वो लागू करेगा। और बस संक्षेप में बस आप लोग यही इतना ही जान लीजिए कि जिस शासन पद्धति में सख्ती है, अनुशासन है और निष्पक्षता है, उससे सबसे अधिक फायदा वो गरीब भारतीय भाई बहनों को, आम भारतीय भाई बहनों को वो होता है। तकलीफ किसको होती है? जो सामंतशाही सोच की होती है, जो कि अपने को प्रिविलेज्ड एक विशेषाधिकार वाले को वो अपने को समझते हैं, या दूसरे शब्दों में आप समझ लीजिए जो अपने को दादा समझते हैं, जो अपने को दादा समझते हैं, जो समझते हैं कि हम जो है सामान्य लोगों से अलग हैं और ऊपर हैं। लाइन में खड़ा होना जो है वो तौहीन समझते हैं, इत्यादि मानसिकता के सामंतशाही सोच वाले। तकलीफ उनको होती है। सख्ती और अनुशासन से हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों को, हमारे आम भारतीय भाई बहनों को सबसे अधिक आराम होता है। सामंतशाही सोच के, संभ्रांतवादी सोच के, प्रिविलेज जो है सोच के इन लोगों को तकलीफ होती है। तो और उसी के अनुसार जो है अपने भारतीय अवाम की खिदमत और उसको भारतीय नागरिक की प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत बख्शते हुए, ये मोटा मोटी एक रूपरेखा है, आउटलाइन है। बाकी तो जो और कहने की जरूरत नहीं है। जब वो मौका आएगा, जो अवसर आएगा, तो भारतीय जनता दल करके दिखाने में यकीन करता है। तो ये रहा अपनी आवाम की खिदमत और अपने मुल्क की खिदमत के विषय में एक जानकारी। तो कोई भ्रमित ना हो और कोई भ्रमित न करे इस विषय में। भारतीय एकता के विषय में पिछले एपिसोड में भी बताया गया था कि मेरा पहला भाषण उत्तर प्रदेश का एक एटा जिला है, उसमें भरगैन एक गांव है, बड़ा गांव है, और उसमें इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के का मन बहुल्य है, वहाँ पर हुआ था। एक सज्जन थे, उनकी मदद से। तो भारतीय एकता और राष्ट्रभक्ति का जब हमने स्पीच दिया, और हम अक्सर ये करते हैं कि अपनी बात कहने के बाद फिर जनता से भी वो जानना चाहते हैं कि इस विषय में उनका क्या कहना है, और कोई मन में भ्रम हो, शक शुभा हो, कोई स्पष्टीकरण हो, वो पूछ सकते हैं। काफ़ी लोगों ने कहा नहीं साहब, ये ख्याल तो बहुत उम्दा है, मुल्क के लिए भी, आवाम के लिए भी, सबके लिए, लेकिन ये काम बड़ा कठिन है। तो हमने जवाब दिया भाई कठिन काम जान करके ही जो है इसको हाथ में लिया गया है, तो कठिनता से कोई घबराहट नहीं है, कठिन काम है। तो एक बहुत बुजुर्ग थे, दाढ़ी वाड़ी रखे थे, चश्मा लगाए थे, बहुत बुजुर्ग थे, 80 के आसपास। तो बोले कि देखो बेटा, जो आपने काम लिया है बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है। हम आपको हतोत्साहित नहीं करेंगे, आपके मनोबल को कम नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई भी बताना जरूरी होता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन ये इतना कठिन है। कठिन इसलिए काम कठिन नहीं है, लोग जातिवाद की आदतों में इतना धंसे हुए हैं, संप्रदायवाद की आदतों में इतना धंसे हुए हैं। अब तो भाषावाद भी आ गया, प्रांतवाद भी हो गया, इस प्रकार से और भी जहरवाद हैं, इसमें धंसे हुए हैं, उसके बाहर निकलने को तैयार नहीं है। तो ये काम तो इसीलिए बहुत कठिन है। तो इसलिए हम ये तो नहीं कहते कि नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन के बहुत करीब है। ये हमारे वो बुजुर्ग भारतीय भाई, या हमारे बुजुर्ग जो वो दादा आप भी आप कह सकते हैं,
तो यूंगा का, और वो बात हमारे जहन में हमेशा जीवंत है। वही बात नहीं है, कठिन है। अब इसको हम, हाँ इतना मैंने जरूर कहा कि हमारे एक और भी महात्मा ने कहा, जो मैंने अभी बताया है, कि कहा है कि जो कार्य जो देश की भलाई का हो, जिसमें देश की भलाई होती हो, जो आवाम के हित की बात है, जिसमें पूरे आवाम की हित बात है, वो कार्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, वही कार्य करने योग्य है, करने लायक है, क्योंकि सरल कार्य तो सभी करते हैं। तो हमने एक बात उसमें और जोड़ दिया कि यदि इसको आसान भी करना है तो इसको आसान भी करना भी, वो करने की जिम्मेदारी आप ही लोगों की है, इतना है। तो उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए जो पहला कार्य जो सोचा गया है कि यानी पर्सनल कांटेक्ट एंड व्यक्तिगत संपर्क, और पिछले एकाध एपिसोडों में इसके विषय में बताया गया था कि हमारे मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, वो एक मन की बात कार्यक्रम चलाते हैं। तो उनका उद्देश्य रहता है जनता से कनेक्ट होने का, जनता से माने संबंध बनाने का। भारतीय जनता दल का कि हम प्रत्येक भारतीय भाई बहन से वो संपर्क साधना है। तो ये कार्य वो उसी टाइप का है ये। तो अभी फिलहाल हमने बताया था कि दो हमारे सक्रिय पदाधिकारी हैं जो इसमें बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो एक हैं हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारतीय अवाम ताकत दल श्री तारिक खान। उनका जो संपर्क मोबाइल नंबर है 8505951909। मैं दोबारा कह देता हूँ, 8505951909। अंग्रेजी में 8505951909। दूसरे जो सक्रिय पदाधिकारी हैं श्री अनवार अहमद, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय अवाम ताकत दल। अनवार अहमद, अध्यक्ष भारतीय अवाम ताकत दल उत्तर प्रदेश। उनका नंबर है 9450235162। 9450235162। अंग्रेजी में 9450235162। दोबारा अंग्रेजी में 9450235162। ये जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री तारिक जी हैं, उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, थोड़ा सा उनको बोलने में तकलीफ है। तो 2-3 दिन के लिए शायद वो यानी सहयोग करने की स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन वो ये कार्य जो है, जो श्री अनवार अहमद, अध्यक्ष भारतीय अवाम ताकत दल उत्तर प्रदेश, तो अब उसमें ये है, ये कार्य बहुत अच्छा। और उसमें एक आप यकीन करें कि आपके किसी भी नंबर का दुरुपयोग नहीं होगा। पहली चीज़, संपर्क आपकी सुविधा के अनुसार होगा, आपकी सुविधाओं का ख्याल करते हुए। ये जनसंपर्क, पब्लिक से कनेक्ट होना एक बहुत ही एक राष्ट्रीय उद्देश्य, राष्ट्रीय कर्तव्य है। हम उम्मीद करते हैं कि इसको
स्वस्थ दृष्टिकोण से, स्वस्थ भावनाओं से के साथ जो है इसमें शरीक होंगे और अपना, अब वो संपर्क नंबर कोई जरूर नहीं है कि अपना ही दे, जो इसमें थोड़ी रुचि रखता हो, आपके कोई भी जो है परिजन में, घर में, उनका भी, चाहे आपके किसी रिश्तेदार का भी दे सकते हैं, किसी के परिचित का भी दे सकते हैं, किसी मित्र का भी दे सकते हैं, जो कि शुरुआती तौर पर भी इसके लिए सार्थक हो सके और उपयोगी हो सके। हमने पिछले 2 एपिसोडों में भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, आगे यदि कोई आवश्यकता होगी, चूँकि यह जनसंपर्क और जनता से लगाव जुड़ाव ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको ये निवेदन है कि आप लोग इसी दृष्टिकोण में देखें और जनसंपर्क के इस प्रयास, भारतीय जनता दल के इसी प्रयास को में सहयोग करें और इसको आगे बढ़ाएं। तो अब आइए जो है मुख्य विषय पर। एक विषय मैंने कई एपिसोड में मैं छूट जा रहा था कि ये जो किन्नर शिविर हुआ था 3 दिन के लिए उदयपुर में, इसका जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का, और उसमें ये उन समूह ने तय किया कि जो मोहनदास करमचंद गांधी का जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर, मोहनदास करमचंद गांधी इस देश का अभिशाप है। यह हमारे देशवासियों को समझना पड़ेगा। लेकिन इन जीएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार, जीएनपीसी मतलब जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, और या कॉकस, तो इन समूह ने, मतलब कि हमारे और भी महापुरुष थे, और भी जो है क्रांतिकारी थे, राजभक्त थे, अमर शहीद थे, उनको पृष्ठभूमि में रखते हुए इन्हीं 2 देश के अभिशापों को, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू को आगे किया। एक को देश का बाप बना दिया और एक को देश का चाचा। तो उसी के जन्मदिन पर जो है वो राहुल गांधी भी इस देश का खुद एक बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ा दुश्मन और गद्दार है इस देश का, बहुत बड़ा कलंक है। तो ये बात कई बार स्पष्ट की जा चुकी है। अब जो है वो 2 अक्टूबर से क्या भारत जोड़ो क्या कार्यक्रम वो चलाएगा, जो इस देश को मैंने सबसे अधिक जो है इस देश को तोड़ने वाला हो, उसके मुंह से एकता की बात, उसके मुंह से भारत जोड़ो की बात कितना हमारे देशवासियों को तकलीफ पहुंचाता होगा, और मजाक तो खैर है ही। तो भारतीय जनता दल का ये कहना है कि हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, उनसे ये निवेदन है, अभी ये 2 अक्टूबर को जाएगा, तो हमारे भारतीय भाई बहन संगठित होकर के इसको काले झंडे दिखाएं, और चूंकि इस देश का दुश्मन है, वो देश का गद्दार है, और इसके संबंध में उसको एक जो है वो ना, तब तक हो सकता है कि भारतीय जनता दल भी अपने विस्तार करके वो जनता के संपर्क में आ जाए। मान लीजिए नहीं आ पाता है तो भी हमारी आवाम जो है इसको माकूल जवाब दे, काले झंडे इसको दिखाए, और कि जो देश का गद्दार हो, देश का दुश्मन हो, उसको कतई हक नहीं बनता कि वो भारत जोड़ो और एकता की बात करे। ये उसके द्वारा देश की एकता की बात करना देश के लिए कलंक है। ये एहसास भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को करवा रहा है, लेकिन ये भी देखने की जरूरत है कि इस तरह का जो है
कार्यक्रम जो है वो मोदी जी के तत्वावधान में चल रहा है। मोदी जी और बीजेपी अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं और उन्हीं के सरकार के तत्वावधान में एक देश का दुश्मन, एक जो है देश का गद्दार, और कई वाक्य डोकलाम का मुद्दा है, और जो से समझौता के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके जो है, और लिखित समझौता है, और $800 मिलियन जो है वो राजीव गांधी फाउंडेशन में लिया, वो रिश्वत के रूप में। लद्दाख के मसले पर पिछले 2 साल पहले बराबर जो है, जो ग्लोबल टाइम्स है, जो चीन की प्रोपेगेंडा मशीन, उसी की बातों को उठा करके चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ हमेशा बोलता रहा, माहौल बनाता रहा। तो शायद ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितना बड़ा गद्दार और कितना बड़ा जो है वो इस देश का शत्रु है। लेकिन मोदी जी जो है उसको बाकायदे पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उसके सारे पापों को ढक भी रहे हैं, उसके आगे घुटने भी टेक रहे हैं, उसको सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं। ये मोदी जी का, बीजेपी वालों का एक राष्ट्रवाद की असलियत है। तो अब ये सारे बातें जो है भारतीय जनता दल ने पिछले कुछ एपिसोडों में भी बताया गया है। ये राष्ट्रवादी बीजेपी वाले जो इन सारी यानी देश हित की बातों को दबाने के लिए जो है वो कई साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता पर बैठे हैं, संसाधन पर बैठे हैं, तंत्र पर बैठे हैं, काबिज हैं उस पर। तो हर तरह की जो है वो साजिश कर रहे हैं कि देश के दुश्मनों, जिन दुश्मनों को देश समझ रहा है कि देश के दुश्मन है, जागरूकता भी आ रही है, लेकिन ये बीजेपी जो है इन सबों को देश का दुश्मन नहीं मानती। यही बीजेपी की गद्दारी देश के खिलाफ। कुछ और लोगों ने हमसे कहा कि साहब ये क्या भारतीय एकता किए हुए हैं, जब तक अखिलेश मुलायम हैं, मायावती है, तृणमूल कांग्रेस है, बीजेपी है, जीएनपीसी या कांग्रेस है, तो ये इनके आगे आप कैसे चल पाएंगे। मैंने जो उनको समझाया, बताया, और फिर वही चीज़ मैं अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना चाहता हूँ। बात सही है, बहुत ताकतवर हैं सब, उनके पास तमाम अथाह पैसे हैं, सब इसी देश का लूट करके वो संसाधन वाले हो गए हैं। अभी ये जो चिंतन शिविर उदयपुर में मैंने संपन्न हुआ है, उसमें ये कि जो ये भारत जोड़ो का कार्यक्रम ये करेगा राहुल गांधी, उसमें 20,000 करोड़ का उसमें वो निवेश है। तो हाँ, तो ये सब जो है इसी देश का पैसा, और इसी हमारे देश के आम और गरीब भारतीय भाई बहनों का पैसा लूट करके काला धन हुआ इत्यादि के रूप में वो साधन संपन्न है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो शायद भूल जाते हैं कि वो लाख जो है साधन संपन्न हों, असली ताकत हमारे अवाम की, और यही एहसास जो है भारतीय जनता दल अपनी अवाम को भी कहना चाहता है कि आपकी असली ताकत आप में है, लेकिन एक शर्त है, वो ताकत जो है व्यक्ति की नहीं है, वो सामूहिक है। मतलब सभी भारतीय भाई बहन एक हो जाएं तब वो ताकत है, वो अलग अलग नहीं है। इसी चीज़ का एहसास जो है भारतीय जनता दल उनको करवा रहा है। और जहाँ तक कि भारतीय एकता को समझने और अपनाने का प्रश्न है, तो देखिए अच्छी बातें
हमारे कई संत महात्माओं ने की है। हमारे हाल के जो संत रहे हैं, नानक जी रहे हैं और कबीरदास रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस रहे हैं, रविदास रहे हैं, सूफी संत रहे हैं। इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें की और इस मुल्क के लिए और इस आवाम के लिए। लेकिन अफसोस कि जितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही, समाज में गिरावट और आधुनिकता के दबाव में, पश्चिमी देशों की संस्कृति के दबाव में और भी जो परिस्थितियां पैदा की गई, खास करके जीएनपीसी ने 60-70 सालों से जो जिस तरह के उनको व्यक्तिगत स्वार्थी बनाने का, और व्यक्तिगत स्वार्थी का मतलब है कि यदि लोगों में यदि देशभक्ति की भावना को समाप्त करना है तो उनको व्यक्तिगत स्वार्थी बनाना जरूरी है। जिन व्यक्तियों में व्यक्तिगत स्वार्थ होगा वह जो उनमें देशभक्ति की भावना आ नहीं सकती। आएगी भी तो और होगी भी तो वो पाखंड के रूप में, दिखावटी के रूप में, जो कि और खतरनाक होती है। तो इसने अमूमन लोगों को व्यक्तिगत स्वार्थी बना दिया, जैसे जीएनपीसी ने 60-70 सालों के अपने शासन, ताकि देश के प्रति जो है भक्ति न हो, देश के प्रति भावना न हो, तभी तो इनके हथकंडे कामयाब होंगे, इनकी चाल जो है वो कब सफल होगी। तो ये बात सही है कि हमारे इतने जैसे कि वो कबीरदास, पता नहीं कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रविदास के, रसखान के और सूफी संतों की वाणियाँ जो है, सूफी संतों की वाणियाँ, ये पाठ्य पुस्तकों में इनका आजकल वो कहीं दिखती नहीं है। पता नहीं क्या क्या सब उसमें डाले रहते हैं। तो हमारे जो कबीरदास ने जब कहा कि सांझ बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है ताके हृदय आप, उसका मतलब यह था कि इसकी सत्य बोलने से, यानी सच्ची बात कहने से के बराबर कोई तपस्या नहीं है। सच बोलने के बराबर, सत्य बोलने के बराबर कोई तपस्या नहीं है, और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। और जिसके हृदय में सच्चाई है, ईश्वर वहीं वास करते हैं। इतनी बड़ी बात हमारे कबीरदास ने बताई। अब यह सवाल उठता है कि उनकी इस बात का वो कितने लोग अपनाते हैं। खास करके जो राजनीति का क्षेत्र है, वो तो झूठ और अफवाह का पूरा वहाँ पूरा विषाक्त वातावरण ही है, बताइए। और वही लोग सत्ता पर का भी, समाज में भी जो झूठ बोलता है, लोगों को बरगलाता है, उसी का वर्चस्व है। और जो ये कबीरदास की बात कहता है वो उपेक्षित है। तो ये कड़वी सच्चाई तो मालूम है, ये कड़वी सच्चाई भारतीय जनता दल को मालूम है। और वही कबीरदास ये भी कहते हैं, बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो खोजो दिल में आपनो, मुझसे बुरा न कोई। सिवाय दूसरों की बुराई खोजना, उसे कोई फायदा नहीं। हम जो आलोचना करते हैं, कोई कह सकता है, हम ये बताते हैं कि ये देश के लिए कितना खतरनाक है। किसी व्यक्ति की बात नहीं होती, यह आवाम के लिए कितना खतरनाक है। क्योंकि भारतीय जनता दल जो बात करता है, जो उसको चिंता है सिर्फ देश और आवाम की। ये बहुत बड़ा फर्क है, और इस फर्क को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन को समझना पड़ेगा कि सारी पार्टियां जो है, जो उनका पार्टियां और उनके पत्रकार सिपहसालार सिर्फ यही तिकड़म करते हैं, यानी जाति आधार पर, संप्रदाय आधार पर, तिकड़म के आधार पर कैसे सत्ता उनको मिले और सत्ता पर कैसे काबिज रहे। इतना खतरनाक वो खेल खेलते हैं। और उसके विपरीत
भारतीय जनता दल जो है, जो चिंता है, जो 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 परिचर्चा है, जो इस तरह की जो हमारे YouTube के माध्यम से जो निवेदन है, सिर्फ अपने देश की हिफाजत कैसे हो, हमारे भारतीय समाज की हिफाजत कैसे हो, हमारे अवाम की हिफाजत कैसे हो, और उसका हित कैसे हो, उसका भलाई कैसे हो, इसकी बात करता है। तो इस बहुत बड़े फर्क को समझना पड़ेगा। हाँ, जरूर है कि अभी लोग इसको देख रहे हैं और अन्य रूपों में देख रहे हैं। कुछ मैंने जो है और अन्य रूपों में इसको फेसबुक पर देख लेते हैं। तो सवाल इस बात का है कि लेकिन अब इससे काम नहीं चलेगा। इसमें भारतीय जनता दल का भी थोड़ा दोष है कि इसको संसाधन जुटा करके जनता में इस चीज़ का पूरा मंथन, तो संसाधन की बात तो मैंने कहा है कि भाई ये संसाधन एक बहुत बड़ी बाधा है, तो उस बाधा को पार करने की कोशिश हो रही है और हो भी जाएगी। तो इसमें जो है भारतीयता की बात जो है, यह भारतीय एकता की बात है, यह जो है पूरा माने इसका मंथन होने की आवश्यकता है और ब्रेन स्टॉर्मिंग। लेकिन वो काम हमारी आवाम भी कर सकती है, आवाम भी कर सकती है और इनके चरित्र को देखने की जरूरत है। जैसे मोदी महोदय हैं, मोदी महोदय कभी भी अपने को भारतीय नहीं मानते। ये एक सच्चाई है। मोदी महोदय कभी भी अपने को भारतीय नहीं मानते हैं और अपने देशवासियों को भी भारतीय नहीं मानते हैं। कभी भी उनके संबोधन में ये नहीं देखने को मिलता कि हमारे भारतीय भाई बहन, बराबर बोलते हैं भाई बहन। मैंने बताया था कि कुछ एपिसोड के जरिए कि जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बराबर कहा करते थे कि हमको 5 करोड़ गुजरातियों की चिंता है, बराबर बोलते थे। लेकिन वो एक शब्द भी इस पर नहीं बोले कि उनको 5 करोड़ वो उन भारतीय भाई बहनों की चिंता है जो गुजरात में रहते हैं, ऐसा नहीं बोले, क्योंकि उनके जहन में ही नहीं है कि हमारे देश के लोग भारतीय हैं। उनके जहन में है कि जो गुजरात में रहता है वो गुजराती है। अरे एक बार तो वो कह रहे थे कि मैं हिंदुत्ववादी हूं। सवाल इस बात का है कि इस देश को हिंदुत्ववादी की जरूरत नहीं है, सब लोग भारतीय हैं। ये पंथ को उसे टैग कर देने का, उसके साथ उसको पूरा उसका स्थान देने का आदत जो है छोड़नी पड़ेगी। ये बताया गया है कि ये हमेशा धर्म 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 धर्म, सनातन सनातन सनातन, ये आदत इस मुल्क को छोड़नी पड़ेगी। और दूसरी ओर जो है इस्लाम इस्लाम इस्लाम, ये आदत छोड़नी पड़ेगी। यह राष्ट्र भारतवर्ष है, इसीलिए इसका एक संविधान बना है और पूरी व्यवस्था जो है भारत के संविधान से चलेगी। और इस व्यवस्था में सनातन का कोई स्थान नहीं है। व्यवस्था के संचालन में सनातन का कोई स्थान नहीं है, इस्लाम का कोई स्थान नहीं है, जो ईसाई पंथ का कोई स्थान नहीं है, सिख पंथ का कोई स्थान नहीं है। ये पक्की बात जो है वो सभी लोग जानेंगे। और जो है ये इसमें सिर्फ है भारत का संविधान, हमारे देश के लोग भारतीय नागरिक और उसकी भारतीय व्यवस्था जो कि भारत के संविधान से संचालित होती है और उससे वो नेतृत्व होती है। बस इतनी सी बात है। अब रही बात है, ऐसा नहीं कि इनकी वो पंथों की उपेक्षा है, ऐसा नहीं है। ये जो पंथ हैं ये आपके व्यक्तिगत विश्वास हैं,
आप हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, आप इस्लाम में विश्वास करते हैं, किसमें विश्वास करते हैं, इस व्यवस्था को कोई मतलब नहीं है, बल्कि उनको सम्मान है, उनको प्रणाम है। वो हिंदुत्व को भी समान प्रणाम है, इस्लाम को भी समान प्रणाम है। इस प्रकार जो दूसरे भी पंथ हैं, ईसाई या सिख पंथ और भी पंथ, उनको सम्मान भी है और उनको प्रणाम भी है। लेकिन हमारे जो है भारतीय व्यवस्था में, भारतीय जो परिवेश में कोई दखल जो है वो स्वीकार नहीं है। तो व्यक्तिगत आस्था है, इसको व्यक्तिगत रूप में निभाना पड़ेगा। घर के अंदर जो भी आपको सुविधा पड़ती है, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप जो है धूप बत्ती जलाइए, घंटी बजाइए, आप जो है वो हरि कीर्तन करिए, भजन करिए, आप घर के अंदर करिए, इबादत करिए, सिजदा करिए, नमाज पढ़िए, लेकिन घर के अंदर। घर के बाहर इस तरह का कोई भी दखल अपने भारतीय समाज में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये है इस देश के लिए आवश्यकता। लेकिन ये कट्टरवादी तत्व जो है एक दूसरे तरह का मानसिकता ठूस रहे हैं लोगों के दिमाग में। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा देश बड़ा खूबसूरत है। खूबसूरत तो है, लेकिन उस खूबसूरती को बर्बाद करने वाले कट्टरवादी तत्व, और कट्टरवादी ये कई रूपों में होते हैं। कट्टरवादी भी होते हैं, वही जो है हिंसक भी होते हैं, वही जो है वो उपद्रवी भी होते हैं। और इनकी विशेषता यह होती है कि जो है एक पंथ के कट्टरवादी तत्वों को एक पॉलिटिकल पार्टी पालती है, एक राजनीतिक दल उसको शह देता है, हमेशा उसकी रक्षा में उसकी तरफदारी में चला आता है। दूसरे तरह के जो कट्टरवादी तत्व हैं, दूसरे पंथ के, उसकी तरफदारी में, उसकी रक्षा में, उसके डिफेंस में दूसरे जो राजनीतिक जो दल हैं वो चले आते हैं। उदाहरण के लिए जो इसके हिंदू जो वाहिनी हुआ या बजरंग दल हुआ, और भी इस टाइप से जो कट्टरवादी जो तत्व हैं, उनके समर्थन में बीजेपी, समर्थन में भी, उसकी रक्षा के लिए भी, उसके बचाव के लिए भी, और उसकी तरफदारी के लिए ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले चले जाएंगे। और जो ये कट्टरवादी तत्व हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादी तत्व, उनके समर्थन में, उनको साथ देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए और उनकी तरफदारी के लिए ये जीएनपीसी वाले, वामदल वाले, समाजवादी पार्टी वाले, बहुजन समाज पार्टी वाले, आरजेडी वाले, टीएमसी वाले और एनसीपी वाले, डीएमके वाले, वाईएसआरसी वाले, ये चले। तो तकलीफ की जड़ ये है। लेकिन यदि हमारा देश खूबसूरत है तो इस खूबसूरती को बिगाड़ने वाले ये कट्टरवादी तत्व या उनका गिरोह और उन गिरोहों को समर्थन देने वाली ये राजनीतिक जो दल है, बीजेपी से लेकर के वो टीएमसी और डीएमके इत्यादि तक, इनका विनाश करना होगा। तभी हमारे देश की खूबसूरती जो है बच पाएगी या बरकरार रह पाएगी। इन कट्टरवादी तत्वों का देश से कोई मतलब नहीं। वो उनको पता है कि पांथिक बातों को ही लेकर के लोगों का दिमागी मंथन ये कर पाएंगे। मैं देखता हूं कि ये मैंने, और अकेले कट्टरवादी नहीं, कट्टरवादियों को ज़्यादा शाह देने वाले ये टीवी चैनल वाले, ज्ञानवापी तमाम उस पर वो पर चर्चा। ये कोई नहीं कहता है कि भाई ज्ञानवापी के बहाने उनमें हम नहीं कहते हैं, हमारे और भारतीय भाई बहनों में चिंता होगी, लेकिन ये जो
कुनबा है कट्टरवादियों का, और दोनों ओर से जो कट्टरवादियों का। तो ये इनकी बातों से बिल्कुल नहीं लगता है कि इनको देश की चिंता है, देश को अस्थिरता की चिंता है, देश की प्रगति की चिंता है, देश हमारा आर्थिक ताकत बने इसकी चिंता है, सिर्फ ज्ञानवापी की चिंता है इनको। तो इस दृष्टिकोण से भी, इस पैमाने के अनुसार भी ये कितने देश के खतरनाक हैं और देश के ये कितने खतरनाक गद्दार हैं। भारतीय वाम ताकत दल बिल्कुल साफ कर रहा है, ये कट्टरवादी तत्व जो है दोनों ओर के देश के बहुत ही खतरनाक गद्दार हैं इस देश को। अब ये कैसे मानेंगे बताइए, कैसे मानेंगे? ऐसे मानेंगे, सर्वप्रथम आपको इनको साथ देने वाली जो राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी हुआ और गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस हुआ, टीएमसी हुए, आरजेडी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, वाईएसआरसी, टीडीपी, डीएमके इत्यादि को नष्ट में नाबूद करना होगा, तभी जाकर के जो है ये जो है तभी जाकर के ये कट्टरवादी तत्व जो है इनका मनोबल टूटेगा, ये समाप्त होंगे। और इनको समाप्त करना देश हित में बहुत जरूरी है। इन समूहों को जरा भी चिंता नहीं, और देश हित की बात उठाइए तो आपको जो है वो धता बता देंगे, लेकिन इनकी प्रवृत्तियों को कुचलना होगा। आप यदि इनके आगे नतमस्तक हो जाएंगे तो इन समूहों का मन वो बढ़ता जाएगा। और इसी तरह के विवाद में कुछ कट्टरवादी तत्व हैं, कुछ अब सभी एजेंसियां जो अब असदुद्दीन ओवैसी को मौका मिल गया, वो कह रहा है कि मस्जिद जो है वो ये क़यामत तक कायम रहेगी। इस बेवकूफ़ को बताना पड़ेगा, और हमारे देश को बताए हैं कि उसके लिए ये जो है मस्जिद जरूरी है कि देश जरूरी है। इसलिए कि मस्जिद मंदिर के बहाने इस देश में हमेशा हर वक्त नफरत और अस्थिरता फैलाने की साजिश है। असदुद्दीन ओवैसी हुआ चाहे विष्णु जैन हुआ, ये दोनों देश के गद्दार हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ये यति नरसिम्हानंद जो कि असल में वो अपराधी दीपक त्यागी था। अब देखिए, ये असलियत जो है लोग बताते नहीं। दीपक त्यागी समाजवादी पार्टी का जो है वो कार्यकर्ता था, और आज कल बड़ा हिंदुत्व का जो है वो खैरखा हो गया। तो अपराधी था, तो जब तक अपराधी था तब तक तो संरक्षण मिल रहा था समाजवादी पार्टी के लोगों का। अब उसको लगा कि अब वो सुरक्षित जगह नहीं है, तो बाबा बन गया और यति नरसिम्हानंद सरस्वती बन गया। तो ये लोग जो है समाज में हर वक्त नफरत फैलाना, गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की जो गतिविधियां हैं देश के खिलाफ कैसे कि समाज में नफरत फैलाना, वो हमेशा जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर आक्रमण करता है, इस्लाम पंथ पर आक्रमण करता है, वो भी निराधार नरगल। और उसका उद्देश्य ये है कि हम हमारे देश को नफरत फैला करके देश को कमजोर करना। और दुख इस बात की है कि उसका जो विरोध करने वाले हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो पांथिक लोग हैं, उसका जवाब देने के लिए कोई राष्ट्रीय बात नहीं कहते हैं। गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की बातों का जवाब देने के लिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों तबके के जो पांथिक लोग हैं, जो मौलवी और गोल हैं और मौलाना लोग जो है, वो राष्ट्रीय बातों को लेकर के उसका जवाब नहीं देते। हालांकि राष्ट्रीय बातों को उठाएंगे
तभी वो भाग खड़ा होगा। ये अपनी वही पांथिक वाली बात। अब जैसे वो कुछ बोल दिया इस्लाम के खिलाफ तो ये खोलने लगते हैं अपना कुरान में ये लिखा, कुरान में वो लिखा है फलाने। इससे क्या फायदा भाई? राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो कितना इस देश के लिए अभिशाप है, वो जब तक आप साबित नहीं करेंगे, वो नहीं कहेंगे तो ऐसे तत्वों की प्रवृत्ति जो है कदाप जो है वो रुकेगी नहीं। ज्ञानवापी प्रकरण में एक टीवी चैनल इस देश के बहुत ही खतरनाक दुश्मन और गद्दार है, बहुत ही खतरनाक। ये अपने को कहते नहीं कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। इनको देश की चिंता है? बिल्कुल नहीं। इससे देखिए सुनिए, हमारे यानी जो देश की आबादी में 135 करोड़ में 80 करोड़ तो हमारे वो जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका है। 20 करोड़ जो है हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका है। और तो जो 80 करोड़ हमारा हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का जो तबका है और जो 20 करोड़ हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, इसमें अधिकांश लोग ये बिल्कुल समझ बैठे हैं कि सबको एक साथ में रहना है इस देश में सम्मान के साथ। लेकिन इसी बात को कट्टरवादी तत्व जो है, इसी बात को जो है वो विध्वंस करना चाहते हैं। अब जैसे ज्ञानवापी वाला जो मामला है, ऐसा नहीं कि इनकी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और विष्णु जैन ये कट्टरवादी तत्व जो है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। असदुद्दीन वैसी भी कूद पड़ा इसमें, वो जो है जो तौके रजा भी कूद पड़ा, जो शफीकुर रहमान भी कूद पड़ा। तो ये तौकीर रजा, शफीकुर रहमान इत्यादि जो है देश की बहुत खतरनाक दुश्मन है और गद्दार है। लेकिन भारतीय वाम ताकत उनको गद्दार कह दे, इतने से काम नहीं बनता। इन गद्दारों की गतिविधियों को कुचलना होगा और इन गद्दारों की हौसले को पस्त करना होगा। इनको जो है वो हतोत्साहित करना होगा। किस प्रकार? जिस प्रकार जो है गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और गद्दार जो है यति नरसिम्हानंद की गतिविधियों, यह देश की आवश्यकता है। कुछ लोग और भी कहते हैं कि साहब ये जो भारतीय एकता की बात अब चला रहे हैं, कितना इसका असर है। हम ऐसे लोगों से पूछना चाहते हैं जो इस तरह का सवाल उठाते हैं। हमारे इतने बड़े जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा, तब मतलब कि आप सर्वप्रथम त्याग के लिए, कुर्बानी के लिए मानसिक रूप से तैयार हुई है, तभी आप जो है आज़ादी पाने के नैतिक रूप से अधिकारी बन सकते हैं। उसका असर जो है कितना हुआ, कितना बौद्धिक वर्ग में हुआ, आज के बौद्धिक वर्ग में कितना असर है। कितने बौद्धिक वर्ग जो है आज जो है वो न उनकी बात को सुनने को तैयार हैं, न अनुसरण करने को तैयार है। तो इससे भी बड़ा वो सवाल है। लेकिन इन बातों को, इन तथ्यों को जानकर के भारतीय जनता दल जरा भी हतोत्साहित नहीं, इसको समस्या के रूप में ले रहा है। इसका समाधान कैसे निकलेगा इसकी चिंता करता है और समाधान वो करके रहेगा। तो देश हित की बातें जो उठाई जा रही हैं और
और देश की मानसिकता जो बनी हुई है उसमें अभी उसका असर नहीं है। तो इसके कई प्रमाण हैं। पांथिक बातों पर उन्माद हो जाता है, यानी धर्म की पांथिक माने धर्म, जिसको धर्म कहते हैं वो पंथ है, वो धर्म नहीं पंथ है। धर्म तो एक ही है, धर्म एक ही है। वो क्या है? हमारा राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म क्या मतलब? राष्ट्र के विषय में चिंता करना, राष्ट्र की भलाई कैसे हो, और अपनी आवाम के विषय में चिंता करना कि हमारे आवाम की भलाई हो। यही हमारा राष्ट्र धर्म है। तो राष्ट्र धर्म जो है वो सबको निभाना है अनिवार्य रूप से। और पंथ जो है वो आपकी सुविधा है कि आप जो है हिंदू सनातन में आपकी आस्था है, आपके इस्लाम में आस्था है, तो आपका व्यक्तिगत है। लेकिन जहाँ तक सामूहिक राष्ट्रीय बात है, राष्ट्रधर्म मतलब कि अपने मुल्क भारतवर्ष की चिंता करना, उसकी भलाई के लिए जो है वो चिंतित होना, अपने अवाम की भलाई की बात करना और अपने अवाम की सुख सुविधा के लिए जो है वो चिंतित होना, प्रयास करना, ये हमारा राष्ट्र धर्म है। तो ये जो है वो धर्म की बात पर हमेशा जो है दिमाग को हमेशा वो उलझाए रहते हैं, ग्रसे रहते हैं। और जिस पर संवेदनशील होना चाहिए, माने जिन बिंदुओं पर, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंटूर ऑफ सेंसिटाइजेशन, वो शिफ्ट हो गया, वो हट गया। देश की बातों पर, आवाम की बातों पर जो है वो मैंने संवेदनशील होने की बजाय पंथ की बातों पर संवेदनशील होने का या उस पर उन्मादित हो जाने का इन सबों ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता के दल ने, और इसके पहले भी स्वयं, जब ये बात उठती है कि कन्हैया कुमार जब जेएनयू के प्रांगण से ये नारा लगवाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कोई विरोध, दिखावटी एक आध दिन विरोध वो है कि किसी ने उसको पीट पाट दिया। पीटना जो है विरोध नहीं होता है, पीटने से तो आपकी ताकत जो है वो कम हो जाती है। पूरे देश में इसके प्रति रोष कि इस कन्हैया कुमार को देश के बाहर करिए, इस तरह का रोष हुआ, दिखावटी जरूर हुआ। और ये जो देशभक्ति का अभाव जो है जुडिशरी में भी दिखता है। और जुडिशरी तो कह सकते हैं नहीं साहब, हम तो कानून देखते हैं, हमको देश से क्या मतलब। जुडिशरी का बहाना हो सकता है कि भाई हमको तो कानून देखना है, हमको देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है। अरे महोदय, जुडिशरी महोदय, जब देश ही नहीं रहेगा तो ये जुडिशरी यानी तो ये जुडिशरी कहाँ से रह पाएगी? जरा ये तो सोचिए। और इसी तरह के बहानेबाजी वाला जो अवधारणा के अंतर्गत जो है उस कन्हैया कुमार जो कि कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इसलिए देखिए मानसिकता क्या चल रही है, इसका नज़ारा भी जाना जो है बहुत जरूरी है। तो उस दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस ने फिल्मी गाना लिख करके इसको जमानत देता है। ये क्या दिखाता है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है इतनी असंवेदनशीलता न्यायपालिका में, ये देश कहाँ टिक पाएगा? दूसरा कोई यदि होता और जिसको मुल्क की चिंता होती, तुरंत वो कहता, वो जस्टिस या हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, ये मामला न्यायालय का है ही नहीं, वो बल्कि आदेश देता सरकार को कि इसको सेना के हवाले करो। ऐसा नहीं कहा उसने, क्योंकि उसको देश की चिंता बिल्कुल नहीं है। और उसके पहले मोदी जी की भी देखिए गद्दारी।
ये जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, जो नारा लगवाया इस घोर गद्दार कन्हैया कुमार ने जेएनयू के प्रांगण से खुलेआम सरेआम, ये नकली राष्ट्रवादी मोदी जी की अंतरात्मा को झकझोर नहीं पाया। इन्होंने दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली पुलिस में वो इसके बाद वो अदालती प्रक्रिया में अदालती प्रक्रिया में उलझाने का मतलब कि उसको एक शील्ड मिल गई, उसको एक वो रक्षा कवच मिल गया। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूं, इनका जो समर्थक है यूट्यूब पर, उसका नाम है अजित भारती, ये उसका कथन है। और उसके कथन के आधार पर जरा गौर करिए कि वो मोदी जी के इस कृत्य पर कि जो कन्हैया कुमार इतना खतरनाक कि वो सरेआम खुलेआम कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। मोदी जी की देशभक्ति कहाँ चली गई थी कि इसको जो है वो अदालती प्रक्रिया में उलझाते हुए दिल्ली पुलिस पर को सौंप दिया चार्जशीट बनाने के लिए। मोदी महोदय, देशभक्ति का तकाजा ये था कि जो ये खुले रूप में ये इस तरह का जो नारा लगाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, मोदी महोदय आपको जानना चाहिए, पता नहीं आपको ज्ञान है या नहीं, आपके सिपह सालार आपको बताए हैं कि नहीं बताए हैं। इस तरह का नारा जो है हमारे देश की जो संप्रभुता है या सार्वभौमिकता है, सॉवरेंटी है, उस पर सीधा हमला होता है। और जब कोई हमारे देश की सार्वभौमिकता या सॉवरेंटी या संप्रभुता पर हमला करता है तो उसको जो है अदालत उसको अदालत के पास नहीं भेजते, उसको नहीं सौंपते। उसका निपटारा सिर्फ हमारी भारतीय सेना 1 मिनट में करना, तो अपनी सेना के द्वारा 1 मिनट में करने की जरूरत होती है। लेकिन कितने बड़े अब हम अपने को रोक नहीं पा रहे हैं, कितने बड़े आप गद्दार हैं इस देश के कि इसने इतना घोर ये कन्हैया कुमार को सेना के हवाले न करके आप जो है उसको अदालती प्रक्रिया में डाल करके किस तरह से आपने उसको जीवन दान दिया। और इसलिए उसने सही कहा, अजित भारती ने, वो एक यूट्यूबर है, कि मोदी जी ने कन्हैया कुमार को जो है युवा नेता बना दिया। कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार देश का इतना बड़ा खतरनाक गद्दार है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसको मोदी महोदय ने इसी कृति ने अदालती प्रक्रिया में उलझाने के कारण वो जो है युवा नेता बन गया। बताइए, जिसको सेना के हवाले करना चाहिए था उसको मोदी महोदय ने उसको जो है वो युवा नेता बना दिया। ये देखिए मोदी जी का ये राष्ट्रवाद और उनकी देशभक्ति की असलियत। यह देश यदि असुरक्षित है तो सिर्फ जो है देश के गद्दारों के द्वारा नहीं, देश के गद्दारों की रक्षा करने वालों से है। हमारा देश जो है असुरक्षित। यदि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इससे ही हमारा देश जो है असुरक्षित नहीं है। इनकी रक्षा करने वाले, इनकी रक्षा करने वालों से हमारा देश जो है असुरक्षित है। अब मोदी महोदय ने इसका कन्हैया कुमार को वो माने सेना के हवाले न करके जब इन्होंने अदालती प्रक्रिया में उलझाया, यही नहीं, इस घोर गद्दार कन्हैया कुमार के समर्थन में जो लोग आए थे, देखिए मोदी जी की गद्दारी।
समर्थन में जो लोग आए थे, ये राहुल गांधी आया था। इसने समर्थन यानी सड़क पर यानी संसद के बाहर भी किया और संसद के अंदर भी समर्थन किया। ये केजरीवाल, इसने भी समर्थन किया था। और कम्युनिस्ट वाले तो करते ही हैं। तो डी राजा, सीताराम येचुरी, प्रकाश करत, इन सब ने, और ये कन्याकुमारी जाकर के अखिलेश यादव से आशीर्वाद भी लिया था, ये सब के सब। तो मोदी महोदय देशभक्त का ये तकाजा है कि इतने खतरनाक बयान देने वाला हमारे देश की संप्रभुता पर, सॉवरेंटी पर या सार्वभौमिकता पर सीधा हमला, और सीधा हमला करने वाले को सेना के हवाले और उसके समर्थन करने वाले को, चाहे वो कितने भी लोकप्रिय हों, चाहे वो कितने भी पावरफुल हों, और उनके और जो है उनको भी सेना के हवाले करना जो है वो करना जो है वो देशभक्ति की मांग थी, देशभक्ति की आवश्यकता थी। और उसी समय ये चुनाव आयोग को भी चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए था कि इन सारी पार्टियों की जो है सारी इनकी मान्यता छीन लें, मान्यता इनकी रद्द कर दें। जेएनपीसी की भी मान्यता, आम आदमी पार्टी की मान्यता, वाम दलों की मान्यता, अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी की मान्यता समाप्त करते हैं। चुनाव आयोग और हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय। तो जब तक इस तरह की बिफिटिंग एक्शन नहीं होगा तो देश के जो दुश्मन हैं, गद्दार हैं, उनका मनोबल, उनका हौसला वो बढ़ता जाएगा। यही गद्दारी है बीजेपी और मोदी महोदय। और देश के और भी गद्दारों को मोदी महोदय ने मौका दिया। सबसे पहला इसके बाद जो मौका दिया वो न्यूज़ 18 इंडिया का एक एंकर है किशोर अजवानी। उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार से वो टॉक शो चलवाया। बताइए उसकी हिम्मत देखिए, जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उससे ये टॉक शो चलवाया। ये किशोर अजवानी न्यूज़ 18 इंडिया का एंकर, अक्सर जो है ये 100 बात की बात का एक कार्यक्रम लेके आता है रात के 9 बजे। और इसकी गद्दारी का नमूना जरा देखिए। ये वो किशोर अजवानी मतलब कि यहीं तक नहीं रुका। उस टॉक शो में ये कह रहा है कि ये गद्दार किशोर अजवानी कि भाई यदि किसी ने ये कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? देश का कोई टुकड़ा उकड़ा तो हुआ नहीं, तो फिर इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? ये उसके देश के खिलाफ गद्दारी का एक नमूना है। और उसकी गद्दारी के संबंध में उसको आईना दिखाने के लिए मुझे और भारतीय जनता दल को एक ऐसे प्रकरण का उदाहरण देना पड़ा जो कि मर्यादा के खिलाफ है, जो कि शिष्टाचार की जो मर्यादा होती है उसके खिलाफ है। लेकिन मजबूरी थी ऐसे देश के गद्दारों को आईना दिखाने के लिए शिष्टाचार की मर्यादा का उल्लंघन करके इसको आईना दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो हम मजबूर हो गए। उस वक्त के लिए हमको भी अच्छा नहीं लगा, उसको कहना पड़ा कि किशोर अजवानी तुम बता कि तुम्हारे सामने कोई सिरफिरा व्यक्ति है जो तुम्हारी माँ और बहन की गाली दे रहा है, तो क्या तुमको क्रोध नहीं आएगा?
तुम्हारे मन में उबाल नहीं आएगा, तुम्हारा खून नहीं खोलेगा। तुम्हारे मन में उबाल जरूर आएगा, तुम्हारा खून जरूर खोलेगा, तुमको गुस्सा जरूर आएगा। जबकि वो गाली देने वाला सिर्फ शब्दों से, सिर्फ मुंह से बोला है, वैसा कुछ भी नहीं कर रहा है तुम्हारी माँ और बहन के साथ, जो कि जैसा कि वो कह रहा है। यहाँ तक हमको बताना पड़ा। तो किशोर आडवाणी जैसे गद्दारों से ये भारतीय जनता दल और इस देश की आवाम पूछना चाहती है कि जब अपनी बात हो, अपनी व्यक्तिगत बात हो, तो एक पैमाना तो एक पैमाने का इस्तेमाल करोगे, जहाँ देश की बात है दूसरा पैमाना या कोई संवेदना ही नहीं। तो ऐसे लोग जो देश के खिलाफ बहुत बड़े गद्दार होते हैं। भारतीय जनता दल को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने यहाँ तक तो उस एपिसोड में कहा कि इस न्यूज़ 18 इंडिया का मालिक जो है मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी को भी चेतावनी दिया भारतीय जनता दल ने कि अंबानी महोदय, कभी तो मुकाबला होगा, कभी तो मिलोगे। सबसे पहले आपकी गद्दारी का नमूना यह है कि आप इस गद्दार जो आपका एंकर है किशोर आडवाणी को आपने अब तक निकाला नहीं। मुकाबला होगा, ऐसी बात नहीं। तो ये मोदी महोदय ने देश के सारे गद्दारों को देश के खिलाफ गद्दारी करने का मौका दिया। ये अपने को राष्ट्रवादी और देशभक्त कहते हैं। हमारे देश के लोग इनको पहचाने की जरूरत है। और जब तक ये लोग रहेंगे, देश के प्रति संवेदनशीलता, देशभक्ति का भाव आ नहीं सकता। देशभक्ति के विषय में इनका पाखंड वो चलता रहेगा और पांथिक बातों पर उन्माद वो चलता रहेगा। ये सारे जो भेड़िए छोड़ दिया है मोदी महोदय, बीजेपी वालों ने, यानी विष्णु जैन जैसे कट्टरवादी तत्वों को क्या हाल कर रहे हैं जो है देश के माहौल का, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो मोदी महोदय ने जो मौका दिया और भी गद्दारों को, उसका भी नमूना देख लीजिए। ये गद्दार कम्युनिस्ट उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार को इस देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि चुनाव में भाग लेने के लिए, उसमें ये टिकट देती है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में इन कम्युनिस्टों ने उसको टिकट दिया बेगूसराय, बिहार से लड़ने के लिए। और उसके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए बॉलीवुड जो मैंने काफ़ी गद्दारों का जमावड़ा है वहाँ पर, वो भी बेनकाब हो गए। वो गद्दार जावेद अख्तर और उसके गद्दार बीबी समर आदमी दोनों आए उस गद्दार कन्हैया कुमार के पक्ष में संसदीय चुनाव में उसके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए। सौरभ भास्कर भी आए थे। तो ये सारे मौके जो है ये मोदी जी ने दिया। अभी भी वो ये कन्हैया कुमार छोटे सांड की तरह जो है घूम रहा पूरे देश में। इसके जिम्मेदार सिर्फ मोदी जी, इसके जिम्मेदार सिर्फ मोदी जी। अब तो खैर वो ये कन्हैया कुमार वो वहीं पहुंच गया जो कि उसका पात्र स्थान था। ये मुंह से जिस बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। जीएनपीसी भी उसका यही मंसूबा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक वो जंग जारी रहेगी। ये देशवासियों को तो पहचानना है ना, ये कितनी खतरनाक और गद्दार पार्टी है। इसलिए तो जो निकालेगा मैंने भारत जोड़ो या भारत में एकता के लिए 2 अक्टूबर से हमारे देशवासियों को उसको के द्वारा उसको
जवाब देना है, काले झंडे दिखाना है और कहना कि गद्दार राहुल गांधी, तुमको कोई हक नहीं बनता है कि तुम एकता पर बात करो। तुम जैसे गद्दारों को कोई हक नहीं बनता। इस तरह का जो है, इस तरह का नारा, इस तरह का जो है वो काला झंडा उसको दिखाना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। भारतीय एकता को हर हालत में लाना है। भारतीय, और खास करके जब से भारतीय एकता की बात इसने शुरू किया है भारतीय जनता दल ने, तब से ये प्रपंच जो है और चल पड़ा है, ज्ञानवापी इत्यादि। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।